खिलौना मिला, तब इन लोग का दिमाग खुला कि भाई वहां पे खुदाई करवाया जाए। तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भेजा कि आप जाइए उसकी खुदाई करवाइए, देखिए क्या है। उस समय भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो चुकी थी। अब पुरातत्व विभाग का काम ही है खुदाई करना, खुदाई कर करके इतिहास को खोजना, ढूंढना। तो उनके पास कुछ काम और काम तो चाहिए ना भाई उनको, तो उनको काम मिला, जाइए भाई खोजिए आप। हाँ, इतिहासकार दो तरह के होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और एक जो इतिहास का सांस्कृतिक इतिहास लिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन वो होते हैं, इतिहासकार दो तरह के होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और कल्चरल हिस्टोरियन। तो आर्कियोलॉजिक इतिहासकार वो होते हैं जो भूमि की खुदाई करके पुरातात्विक साक्ष्य निकालते हैं। दूसरा इतिहासकार वो होते हैं जो साहित्य पर आधारित इतिहास लिखते हैं, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करके, विभिन्न लेखों का भी अध्ययन करके इतिहास का सृजन करते हैं, वो भी इतिहासकार हैं। दो तरह के इतिहास होते हैं। शुद्ध इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं, वही खोज करते हैं, असली रिसर्च वही करते हैं। ये परजीवी होते हैं। भारत में अधिकतर इतिहासकार जो हम इतिहास पढ़ते हैं, जिनकी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, आप JNU से लेकर के BHU तक, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं बड़े बड़े, वो सब के सब उन इतिहासकारों का किताब पढ़ते हैं जिनको इतिहास का ABCD में नहीं पता है, जो आज भारत के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल। दोनों तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है, साहित्य पर भी आधारित और आर्कियोलॉजी पर भी आधारित। जैसे आर्कियोलॉजी पर, अब मान लो कि कोई घटना के बारे में हम किताब में पढ़ें, किसी सोर्स में, मान लो कोई टेक्स्ट है किसी समय विशेष का, मुगलों के काल का या दिल्ली सल्तनत के काल का, कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ऐसे करता था, उसने ये निर्माण किया था। हमने कोई पुस्तक निकाल ली, जैसे तबकात नासिरी निकाल ली, या कोई भी ऐसा पुस्तक हम निकाल लिए, जियाउद्दीन बर्नी का कोई पुस्तक निकाल ली, अब उसमें लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे किया गया था। अब हम 2-4 पुस्तक का अध्ययन किया, हमको सब पुस्तकों में उस समकालीन इतिहासकारों के द्वारा ऐसा ऐसा लिखा गया, हम सबका अध्ययन किए और हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऐसा हो सकता है। तो एक जो हम लिखे वो भी एक इतिहास हो गया। अब दूसरा डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी वाला। अब आर्कियोलॉजी वाला क्या कर रहा है, वो चला पुरातत्व विभाग वाला खुदाई करने, खोज करने, कहाँ पे भाई निर्माण किया है हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाया है, कब बनाया है, कैसे बनाया है, कहाँ पे पुराना किला है, कहाँ दिन बना है, वो खुदाई करके या खोज करके उन इमारतों का, उन स्ट्रक्चर का फिर वो अलग से इतिहास लिखता है। तो आर्कियोलॉजिकल और आप कह सकते हैं कल्चरल या साहित्य पर आधारित, ये दो तरह का इतिहास है और दोनों का सम्मिश्रण हम पढ़ते हैं अपने इतिहास के पुस्तक में। कई ऐसे अध्याय हैं जो पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है, जैसे लिथिक पीरियड से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक का इतिहास पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल बेस्ड है। खुदाई से जो मिला है उसका हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि उस समय का इतिहास क्या है। उसके बाद का जो इतिहास है वो वेदों पर आधारित है। उस समय से लेकर के वेद से शुरू हुआ, फिर स्मृति ग्रंथ, फिर टीका ग्रंथ, फिर उसके बाद प्रशस्ति ग्रंथ जो दरबार में लिखा जाता था कवियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, फिर धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल टेक्स्ट था उस पर हम लोग पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री एक अलग टॉपिक ही है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कई तरह के सोर्स हैं, ठीक है, कई तरह के सोर्स हैं और उन सोर्स के आधार पर इतिहास का सृजन होता है। जैसे मुद्रा, क्वाइन है,
मूर्ति है, मंदिर है, भवन है। विदेशी यात्री साहित्य में चले जाएं तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह का। धार्मिक में रिलीजियस टेक्स्ट जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, सनातन संस्कृति के उसी तरह से देसी और विदेशी, देसी इतिहासकारों के द्वारा या देसी राइटर के द्वारा लिखा गया और विदेशी यात्रियों का यानी ट्रेवलर के द्वारा लिखा गया, जैसे चाइनीज, यूनानी। तो जो अलग अलग आए उन सबों ने क्या लिखा है वो हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब आएंगे। ये सभी लोगों की चर्चा हम लोग करेंगे, स्ट्रैबो का, मैगस्थनीज का, प्लिनी का, प्लूटार्क का, सबका अध्ययन करेंगे। मिडिल एज में चले जाइए तो नूनीस का, कई तरह के आएंगे इतिहासकार, यात्री जिन्होंने लिखा है, यहाँ पे आकर के यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के शहर को देखा, यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखा, यहाँ के समाज को देखा, संस्कृति को देखा और उन्होंने लिखा और उसके आधार पे हम अपने इतिहास का सृजन किए। तो हमारे पास दोनों तरह का है, एक तो टेक्स्ट बेस्ड है, दूसरा आर्कोलॉजी बेस्ड है। तो आर्कोलॉजिक बेस्ड जो हमें साक्ष्य मिलता है खुदाई से या स्थल पर, उसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं और इतिहास का सृजन करते हैं। दूसरा रेफरेंस है हमारा किताब, अलग अलग तरह के, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष या गैर धार्मिक। समझ में आया? तो एक सोर्स का अलग ही चैप्टर ही है जो हम अलग से पढ़ेंगे। और कोई क्वेरी किसी के मन में? कोई क्वेरी नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, क्या बात किए थे, कहां तक थे? ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे प्रकाश में आया, कब प्रकाश में आया, किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया, ये बात हम लोग किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आया। तो कब आया? 1826 में। कब खुदाई किया गया या उत्खनन के द्वारा प्रमाणित हुआ, उत्खनन से प्रमाणित। तो ये कब हुआ? 1921 में। कब दुनिया के सामने लाया गया इसको, कब लाया गया? 1924 में। ठीक है, यहां तक हम लोग बात किए थे। हम लोग ये देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो हमने ये बताया था कि ये भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन क्षेत्र वर्तमान के, जो कभी पूरे भारत के ही क्षेत्र हुआ करते थे, जो कभी भारत था, फैला हुआ था। कहां पे फैला हुआ था? तो हमने ये देखा कि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैला हुआ था। 80% एरिया है। कितने साइट हैं इसके, स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि सिंधु घाटी से जुड़े हुए कितने स्थल हैं? तो पता चला 2800 स्थल है, 2800 साइट है। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? तब 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, स्क्वायर किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसके बाद की आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। किसके यहाँ इतना चिड़िया बोल रहा है? लगता है घोंसला में बैठ के क्लास कर रहा है क्या है? उसका घोंसला कब्जा लिया है क्या तुम? इतना चाय चाय कर रही है, वो लगता है जिसे उसके तो तुम्हारा घर बहुत सुंदर जगह पे है। हमको लगा कि उसका घोंसला तुम कब्जा लिया है। चिड़िया बहुत बुद्धिमान जाति की जीव होती है। सोचो, एक एक तिनका से वो पूरा अपना डिजाइन, उससे बड़ा इंजीनियर कौन है? घोंसला बना लेती है और जैसा शेप चाहिए उसको वैसा शेप में तैयार कर लेती है।
अब आइए जो हम लोग को सबसे पहली बात देखना है कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा ये बताओ किसको किसको मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है? जिसको नहीं समझ में आता है तो हम बोल रहे हैं तो सुन लिया करो। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। काहे कि अगर हम सोच सोच लिखने जाएंगे बाबू तो टाइम लगेगा। अब पाकिस्तान लिखने जाएंगे ऐसे, ठीक है, अच्छी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब इतना टाइम हम अगर लिखने में लगाएंगे तो बताओ हम पढ़ाएंगे कब? ये तो हम समझदारी थोड़ा सा कूल होकर के आप लोग के लिए इतना सीधे सीधे लिख भी देते हैं, नहीं तो इंग्लिश तो और घसीटते हैं और कर्सिव में लिख 2 वर्ड लिखेंगे और चार वर्ड उसको बोल देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पूछ लीजिएगा कि सर हम ये क्या लिखे हैं, उसमें संकोच नहीं करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो हमने बोला ये 3 देशों में, वर्तमान के 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत का ये क्षेत्र है, ऐसे अगर भारत को कर लिया जाए तो भारत यहाँ है, इधर से ये कश्मीर से लेकर के ऐसे ये सारा रीजन पाकिस्तान का है, और इसके ऊपर में ऐसे ये रीजन अफगानिस्तान का है। ठीक है, ये अफगान है, ये पाकिस्तान है, PAK, और ये इंडिया है। ये 3 क्षेत्रों में फैला हुआ। अब ये हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से स्वयं एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के फलना स्थल कहां पे है। ये अपने आप में एक सवाल है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानकारी सुनिश्चित कर लेना है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कहां पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थल कहां कहां पे है। तो अफगानिस्तान में मुख्यतः 2 स्थल है, सोर्तघई और मुंडीगाक। पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल है, सोर्तघई और मुंडीगाक। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुंडीगाक कहाँ पे है, तो ये अफगानिस्तान में है। सोर्तघई कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में। ये 2 स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हालांकि मुंडीगाक, हाँ 1 मिनट, मुंडीकाल लिख दिया, मुंडीगाक, सोर्तघई और मुंडीगाक, ये 2 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अफगानिस्तान में है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, लेकिन शुद्ध रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औपनिवेशिक स्थल के रूप में परिभाषित किया है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो शहर है और यहाँ के जो लोग हैं, वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पे जा करके रहते थे, इसलिए ताकि मिडिल एशिया से मध्य एशिया से व्यापार कर सके। जैसे होता है ना कि कुछ शहर, कुछ स्थल होते हैं जहां पे लोग जा करके रहते हैं, वहां के होते नहीं, वहां पे जा करके रहते हैं अपने व्यापार वाणिज्य के लिए। तो इसी तरह से सोर्तघई और मुंडीगक वो स्थल है अफगानिस्तान का जो शुद्ध रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ बाबा, और अभी कहाँ है? और तो हम आधा घंटा बाद करेंगे, क्लास लेते नहीं। ठीक, ठीक है। तो बाकी सब कहाँ चले गया? नेहा, रमेश, काजल, महेश और सब, और कौन कौन था, सब निकल गया। सुभद्रा गई और वो तीनों नहीं आया आज, मुकेश, तापस और मिथुन। ठीक है, अच्छा अच्छा
अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन से स्थल हैं जो अफगानिस्तान में पड़ता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो आप याद रखिए वो एक कॉलोनियल प्लेस है, औपनिवेशिक स्थल है, यानी भारत उस समय औपनिवेशीकरण शुरू कर चुका था, जैसे ब्रिटिशर्स 1757 में शुरू किए थे। तो भारत भी अपना कॉलोनी बनाया था अफगानिस्तान में। तो वहां पे जो लोग इस क्षेत्र के थे वो पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, लेकिन वो कॉलोनियल पर्पज से थे, व्यापार को के लिए थे, वो टेम्पोररी नेचर के लिए थे, जो दो साइड मिला है। क्लियर है? अब आइए पाकिस्तान में देखते हैं। तो पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं जिससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले बलूचिस्तान प्रांत, ये जो ऊपर का एरिया है, ये एरिया, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में कई ऐसे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे, और आपको पता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। तो बलूचिस्तान में राना घुंडई, सुतकागेंडोर, ये सब नाम याद रखना है। फिर हम लोग आगे ये सब स्पेशल साइट के बारे में स्पेशल बात करेंगे कि कहाँ से खुदाई से क्या मिला है और कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बताता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे, इनकी टाउन प्लानशिप, इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनका मेजरमेंट सिस्टम, मापन प्रणाली, इनका मुद्रा प्रणाली, इनका भवन निर्माण कला, इनका अन्न भंडार कला, सड़क निर्माण वगैरह वगैरह, जितनी खेती की पद्धति, मनका बनाने की कला, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब कुछ जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से, इन जगहों से हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, और वो एविडेंस हमारा इन सारे सिद्धांतों को बल देगा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक संपन्न नगरीकृत अर्बन कल्चर था या नगरीकृत संस्कृति था। जैसे कि हम लोग ताम्रपाषाण काल में पढ़े थे, जैसे कि हम लोग लिथिक पीरियड में पढ़े थे, उसी तरह से ये सारे के सारे साइट उस समय महत्वपूर्ण होंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आप मोटा मोटी याद रखना है कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां पे था। तो राना घुंडई, सुतकागेंडोर, ये सब अभी हम सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। सुतकागेंडोर, राना घुंडई, सुतकागेंडोर, सुतका को कंफ्यूज नहीं होना है, सब साइट का नाम याद रखना है। बहुत जो मेजर साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, वही बात कर रहे हैं। सुतका को, बालाकोट, डाबरकोट, और दाम्ब सादात, लास्ट दाम्ब सादात, दाम्ब सादात, ये प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। 1 2 3 4 5, पांचों का नाम एकदम जेहन में रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में, कि बताइए इनमें से कौन से स्थल बलूचिस्तान में है या पाकिस्तान में अवस्थित है और कहां पे अवस्थित है। तो राणा गुंडई, सुतका को, सुतकागेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट और दामसादात, ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, अब आइए सिंध प्रांत में, नीचे पाकिस्तान के सिंध, सिंध के बिना हिंद नहीं है, कहा जाता है सिंध के बिना हिंद नहीं। यहाँ के यहीं के मुसलमान, बलूच मुसलमान आज पाकिस्तान से स्वयं को अलग करना चाहते हैं। यहीं के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, जो नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिले, लेकिन छल करके पाकिस्तान में मिला दिया गया। बिल्कुल नहीं चाहते थे, बहुत नाराज हुए थे वो चाहते थे हम हिंदुस्तान में रहें। आज यहाँ के बुगती समुदाय, बलूच लोग अक्सर विरोध करते हुए मिलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और आने वाले 10 वर्षों में हो भी सकता है कि ये स्वयं अलग हो जाए, या तो भारत में मिल जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए।
नेक्स्ट है सिंध, नीचे का क्षेत्र। तो सिंध में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, दूसरा बलूचिस्तान के बाद सिंध, वो भी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी था, कैपिटल सिटी था मोहनजोदड़ो। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा शहर नहीं, सबसे बड़ा शहर धौलावीरा, वो हम आगे पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो राजधानी था, कैपिटल था। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, ये सब के सब सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अभी है। भारत में ये सब कोई शहर नहीं है, सब के सब पाकिस्तान में चले गया। आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद और जुड़ेर जोदड़ो। नेक्स्ट अलीमुराद और जुड़ेर जोदड़ो। यह है सिंध प्रांत में स्थित पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इन सबों की चर्चा कमिंग क्लास में आपसे होगी, विशेष करके मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद की कई ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तीसरा प्रांत जो है ये है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का। पंजाब प्रांत भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। देखिएगा, जैसे कि आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ही थे। पंजाबी लोग मिलेंगे, पंजाबी बोलने वाले। पंच नदी क्षेत्र है, रावी, चेनाब, सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास, इस तरह का जो नदियां हैं, 5 नदियों से पंजाब बना है। तो पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। एक स्टेट भारत में भी पंजाब स्टेट है, एक स्टेट पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहां पे भी कई महत्वपूर्ण, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है। अब पंजाब प्रांत में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? तो सबसे पहले तो लिख लो हड़प्पा, गुमला, जलीलपुर। ये सब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, गुमला, रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खां, गुमला, झारखंड वाला गुमला ने, रहमान ढेरी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। एक और स्थल है जो रिसेंट में चर्चा में आया है, चकपुर बानस्याल। हो सकता है नेट के एग्जाम में पूछ ले। चकपुर बानस्याल, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, गुमला, रहमान ढेरी, चकपुर बानस्याल, यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित स्थल।
ये तो हुई पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के स्थलों की बात। अब हमें करना है भारत के बारे में। अधिकतर सवाल आपसे भारत पे ही पूछे जाएंगे। नीट के एग्जाम में पाकिस्तान से सवाल पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के साइट जो मेजर साइट हैं, जैसे सुतकागेंडोर, सुतकागोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब साइट के बारे में किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दायरा उसका बड़ा है। समझ में आया? महेश है, महेश, ये 3 ही है, बाकी सब कहां गया? अच्छा, कौन कौन निकल गया? महेश निकल गया, और एक महेश ही था ना। सुभद्रा तो खैर वो होगी ड्यूटी में। ठीक है, सुभद्रा ने सुभद्रा, तो ये है पाकिस्तान के जितने 3 प्रोविंस और इन 3 प्रोविंसों के प्रमुख स्थल जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आते हैं भारत के बारे में। भारत में अगर आप बात करें तो भारत में इसका विस्तार बहुत व्यापक है। कहां कहां है? तो भारत के कई प्रोविंस, जैसे कि पंजाब, कश्मीर, उसके नीचे चले जाओ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहां तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इसीलिए भारत में सर्वाधिक स्थल पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं हम लोग कि पंजाब में कौन सा है भारत के प्रमुख स्थल। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीधे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के फलना स्थल भारत के किस राज्य में है। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे एक सवाल आपसे पूछ सकता है, किस नदी के भी किनारे है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तब बात करेंगे जब इस साइटों के बारे में स्पेशल बात करेंगे कि कहां पे क्या मिला है। जब सामान्य बातें सिंधु घाटी सभ्यता की कर लेंगे तब। तो पंजाब में जो सबसे प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हाँ, अब भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। ये भारत की बात है। पाकिस्तान खत्म, अफगानिस्तान खत्म। पाकिस्तान के सिर्फ 3 प्रोविंस, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में ही है। भारत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी भारत की अगर आप बात करने जाएं तो कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ऐसे फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता है। तो देखे लीजिए, सबसे पहले उत्तर में मांडा दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है मांडा। उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकागेंडोर। इसकी बाउंड्री है। यह कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो भारत में इसका सबसे उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर में मांडा है, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद है। तो उत्तर से दक्षिण हो गया मांडा से दैमाबाद तक, जो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, हम लोग ताम्रपाषाण काल में ही पढ़ चुके हैं। पश्चिम में गुजरात से, पूरब में मेरठ के पास है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। ये मांडा नदी के किनारे है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब या चिनाब। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है।
दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा। और सुतकागेंडोर दस्क नदी के किनारे है, दस्क। तो ये अब हिंडन नदी, HINDAN, हिंडन रिवर, ये प्रवरा, PRAVARA, प्रवरा। ये चेनाब, CHENAB या V, चेनाब। ये दस्क, DASHCA, दस्क रिवर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विस्तार की अगर बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए। यह है आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पंजाब में कौन कौन सा है, पंजाब में कौन कौन सा जगह है, अब ये हम बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये ऐसे फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति कुछ त्रिभुजाकार है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे। ये कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार बना हुआ है, इधर से आएगा महाराष्ट्र तक, ऐसे। काजू कतली जी सर, किसको इसमें काजू कतली दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन से स्थल है। ये सब याद रखना है, ये अपने आप में सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा मांडा। ये भी पूछा जाएगा कि वो किस नदी के किनारे है या किस स्टेट में है। पूर्वी स्थल कहाँ पे है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है आलमगीरपुर, क्योंकि खुदाई से साक्ष्य मिला है। पश्चिम में कौन सा है, तो गुजरात। कौन सा स्थल है, सुतकागेंडोर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पंजाब में कौन से स्थल है इसके। सबसे पहला पंजाब का जो स्थल है वो है रोपड़। रोपड़, ROPAR, रोपड़। दूसरा कोटला निहांग खान, पंजाब का स्थल रोपड़, कोटला निहांग खान। ये दो प्रमुख स्थल है जहां से आपसे पूछा जा सकता है। एक और स्थल है पंजाब का संघोल, SANGHOL, संघोल। नेट के लिए ये दो आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा ये नेट के लिए जरूरी है, संघोल। और एक और है पंजाब में ही बाड़ा और चाक 86, बाड़ा। ये सब नेट के लिए काम आएगा, बाड़ा और चाक 86। ये पंजाब में स्थित, भारत के पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ये दिमाग में रट करके रख लेना, थोड़ा सा आपको काम आएगा। ठीक है। 86 चाक 86।
कश्मीर में एक ही स्थल है मांडा, और महाराष्ट्र में एक ही स्थल है दैमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता के। कश्मीर में एक ही स्थल है मांडा MANDA, और महाराष्ट्र में एक ही स्थल है दैमाबाद। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे स्थल राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में है। हरियाणा में कौन सा है? तो सबसे पहला राखीगढ़ी। अब आइए हम लोग देखते हैं हरियाणा में राखीगढ़ी। अब ये जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाला साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसको आपको याद रखना है। राखीगढ़ी, कुनाल, बनावली, कुनाल, बनावली, ये सब के सब हरियाणा में है। मीताथल, मीताथल, भिराना, भिराना, मीताथल, कुनाल, राखीगढ़ी, बनावली और मीताथल। और ये हम उन्हीं साइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी समझ को और पुख्ता करता है और पुष्ट करता है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिलता है, जैसे कुनाल, कुनाल से हमको चांदी के प्रयोग का इनका साक्ष्य मिलता है, चांदी का मुकुट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बनावली, खेती करने का साक्ष्य मिलता है, हल मिलता है यहाँ से, हल का साक्ष्य। तो ये सब जो स्थल है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और ज्यादा स्पष्ट होता है कि कैसे थे लोग, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सा स्थल है। सबसे पहला कालीबंगा, काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा। टेस्ट में हम पूछेंगे कौन से स्थल कहां पे है। दूसरा रंगमहल और तीसरा बालाथल। सबसे महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, यहां पर भी जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। फिर है रंगमहल, ये स्थल अभी के 1952-53 में खोजा गया। इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे साक्ष्य मिले हैं जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कालीबंगा, रंगमहल और बालाथल, ये राजस्थान के प्रमुख स्थल है। एक और स्थल है जो नेट के लिए उपयोगी है, आप लोग के लिए नहीं। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा, ये राजस्थान के सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल हैं। सामान्य एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसको भी याद रखना है, बस ये तीनों को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नेट के जो परीक्षार्थी हैं ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जो हिस्ट्री से नेट के एग्जाम देंगे। बाकी लोग से पूछा जाएगा कि कालीबंगन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ पर अवस्थित है, वो क्यों जाना जाता है, कालीबंगन का मतलब क्या है, यही सब आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो आप छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें, ठीक है। अब आइए गुजरात में देखते हैं, गुजरात में इसके स्थल कौन कौन से हैं। तो गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे रंगपुर, एक रंगपुर बांग्लादेश में भी है,
रंगपुर, बांग्लादेश में भी एक रंगपुर है, याद रखिएगा। लोथल, रोजदी, कुंतासी, रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, प्रभास, धौलावीरा, सूरकोटडा, देसलपुर, धौलावीरा, सूरकोटडा, देसलपुर, ये सब है। भगत राव, नागेश्वर, भगत राव, नागेश्वर, ये सब के सब स्थल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब इसमें से सामान्य परीक्षा में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? धौलावीरा, सूरकोटडा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, इतना याद रखिएगा। नेट में ये सब याद रखना है। ठीक है। अब आइए उत्तर प्रदेश में देखते हैं। आखिरी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साइट है इसके। तो सबसे पहला आलमगीरपुर, मेरठ के पास। आलमगीरपुर, मेरठ के पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके पास है सनौली, बागपत में। सनौली को महाभारत में भी जिक्र है। सनौली ही वो गांव था जिसमें 5 पांडव इस गांव की मांग किए थे कि ये गांव कम से कम 5 गांव मांगे थे ना पांडव दुर्योधन से, कौरवों से, कि हमको 5 गांव दे दीजिए। तो एक गांव सनौली भी था बागपत का। सनौली, बागपत, जिला बागपत, यूपी का। तो आलमगीरपुर, सनौली, सहारनपुर में एक जगह है हुलास, सहारनपुर जिला। हुलास, सहारनपुर में ही एक और जगह है बड़गांव। सहारनपुर में ही है बड़गांव। आलमगीरपुर, सनौली, हुलास, बड़गांव, और एक और जगह है मुजफ्फरनगर जिला में है मांडी। कश्मीर में मांडा, यहाँ पे मांडी। यह है मुजफ्फरनगर जिला। मांडी। तो ये है भारत में इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का। इतने बड़े प्रमुख प्रमुख स्थल जिसके बारे में आपको जान करके रखना है, जहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।